नमस्कार, आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में। और आज यहाँ पर बात करेंगे सोने की, जहाँ पर नए शिखर पर अब यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम हाईज पर सोना आज फिर से यहाँ पर कारोबार कर रहा है। 57,000 के स्तर अब यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर अब $90 से बहुत दूर नहीं है हम। 2 महीने के हाईज पर यहाँ पर कच्चा तेल अब कारोबार करता हुआ नजर आया है। यहाँ से कितनी तेजी है, क्या रह सकते हैं इवेंट्स, बताएंगे आपको। सोने के साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे गेहूं की, जहां पर भी ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल भारतीय बाजारों में अब 32-3300 रुपए प्रति क्विंटल के लेवल्स यहां पर हैं। क्या है सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेशन, और ऑनलाइन ऑन ग्राउंड अब यहां पर क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने, साथ ही साथ शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल और नेटाफेम इंडिया के एमडी रणधीर चौहान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत हम यहां पर सोने के साथ करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाईज यहां पर आज भारतीय बाजारों में फिर से हैं। किशोर, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? इवन एज रुपए में यहां पर एप्रिसिएशन देखने को मिला है इस महीने, उसके बावजूद यहां पर इंडियन मार्केट्स में ऑल टाइम हाईज रुपए पर 57,000 पर 10 ग्राम्स पे हम ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। यहां से अब क्या करने की राय है? मनीषा, आई थिंक जैसा आपने बताया कि ये ऑल टाइम हाइज के लिए दो चीज़ें हैं कि वन इज़ ग्लोबली जो फेड का जो स्टैंड चेंज हुआ है उसके वजह से जो डॉलर में जो वीकनेस कमजोरी देखा था वो डॉलर टर्म्स में जो रुपी का जो डॉलर टर्म्स में जो गोल्ड का मजबूती के लिए कारण बना। दूसरी बात यहाँ पे जो डोमेस्टिकली रुपी का डिप्रिशिएट हुआ था। सो ओवरऑल ये दोनों कारण की वजह से हम लोग अभी भी इंडियन मार्केट्स में ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी खड़े हैं और रोज एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होते जा रहा है। हालांकि इसके वजह से थोड़ा सा डिमांड कमज़ोर है। आप अगर ज्वेलर्स से बात करेंगे और फिजिकल मार्केट्स में बात करेंगे तो डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, ऑफ टेक नहीं है, इन्वेंट्रीज को रिफर्बिश नहीं किया जा रहा है, तो और डिस्काउंट में चल रहा है। अगर डोमेस्टिक गोल्ड पैरिटी अगर देखें तो डिस्काउंट में चल रहा है। बट उसके बावजूद भी बिकॉज ये ग्लोबल फैक्टर से चलता है, जो हालांकि 90% प्रोबेबिलिटी है अगले फेड रेट का है, एक 25 बेसिस पॉइंट का हाई आएगा, तो उस बेसिस पे इसका जो तेज़ी है वो बरकरार रहना चाहिए। MCX का फरवरी आई थिंक एनी डिप्स मिलता है 56,850 900 के आसपास, इसमें बाइंग का लेवल बन सकता है। 57,250 57,300 तक भी अपसाइड का जगह है। बट थोड़ा सा बिकॉज ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, बजट आने वाला है, बजट में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ ड्यूटी कटौती हो सकता है, बिकॉज जो इलीगल गोल्ड इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं उसको कटेल करने के लिए कहीं ना कहीं ड्यूटी को रेशनलाइज करना चाहिए। वो रिस्क एक है। तो जो भी यहाँ पे खरीदारी करने का सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटजीज है, बट अगर मीडियम टर्म है तो आई थिंक बजट तक रुकना बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, और थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर लगातार बन सकती है, लेकिन काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर ऑफ कोर्स किशोर ने गिनाए। किशोर, चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इवन एज सोने में तेजी है, बेस मेटल्स में बढ़त है, लेकिन चांदी सब चीजों को अंडर परफॉर्म कर रही है। चांदी आई थिंक शॉर्ट जो रैली हुआ था उसका एक टेक्निकल करेक्टिव फेज है, और इसका जो चांदी का जो मजबूती है 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा। रिलेटिवली मेरे हिसाब से गोल्ड से बेहतर ही परफॉर्मेंस रहना चाहिए, बट जितना आउट परफॉर्मेंस जो 22 में देखा है शायद 23 में उतना नहीं देखेंगे, बट उसका आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू होगा। सो हालांकि इवन करंट लेवल्स में हल्का सा अगर वीकनेस आता है तो वहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड में आपको शॉर्ट टर्म में 68,800 या 69,000 तक है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक 83,000-85,000 का जो टारगेट है इंडियन मार्केट्स में, वो हमारा जो काफ़ी पुराना टारगेट है अभी भी बरकरार है। तो एनीवेयर टू 83,000 to 85,000 आपको 2023 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलराइट, यानी कि लॉन्ग साइड यहाँ पर काम करना है, एक विद इन द ईयर यहाँ पर दोनों ही चीजों में प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। बात मेटल्स की भी कर लेते हैं किशोर, एंड इवन एज थोड़ी सी हेसिटेंसी यहाँ पर जरूर थी कि चाइना की एक बार पेंट अप डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी, फैक्टर इन हो जाएगी प्राइसेस में, तो हम थोड़ी बहुत शायद करेक्शन यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ। जो डॉलर इंडेक्स है 102 के नीचे कारोबार कर रहा है, उसका भी फायदा यहाँ पर है। इवन एज चाइना यहाँ पर वीक लॉन्ग हॉलीडेज पे है, उसके बावजूद मेटल्स में आज यहाँ पर तेजी बरकरार है। कैसे रीड करते हैं इसे, और अभी कितना और आपको लगता है इन चीजों का फैक्टरिंग इन बाकी है?
मनीषा, यहाँ पे प्राइमरली 3 से 4 फैक्टर चल रहा है। वन इज, जैसा आपने बताया कि डॉलर का वीकनेस है, जो अगेन रेट हाइक्स का जो स्पीड है, रफ्तार है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसके वजह से डॉलर में वीकनेस है। सेकंड इज कि ऑफ टेक जो बढ़ रहा है, जो चाइना का ऑफ टेक बढ़ रहा है, कमिंग बैक टू नॉर्मल सी, और जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ रहे हैं। एंड द थर्ड, और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टोरिकली लो इन्वेंट्रीज में चल रहे हैं। कई कई मेटल्स में 100 साल के लो लेवल पे इन्वेंट्रीज है, कई मेटल्स में तो कुछ घंटों के कंजम्पशन में एलएमई इन्वेंट्रीज है। तो वो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है कि आप सम ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली पेरू में सम ऑफ द माइनिंग, जहाँ पे कॉपर का सबसे ज़्यादा माइनिंग होता है, वहाँ पे कुछ माइंस में जो सप्लाई साइड इश्यूज आ सकता है, जहाँ पे लेबर रिनेगोशिएशंस हो रहे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक्स आने का और सप्लाई साइड इश्यूज आने का चांसेस है। ये 4 अंडरलाइंग फैक्टर्स के वजह से जो बेस मेटल्स में जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में शॉर्ट टर्म में 792 793 तक अपसाइड है, तो एनीवेयर क्लोज टू 780 782 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अदर मेटल्स में आई थिंक जिंक मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए। 298 के आसपास जिंक बेहतर है। अपसाइड में आपको 305 306 का अपसाइड लेवल्स हो सकता है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी करके यहाँ पे काम करना है। और जैसे आप देख सकते हैं, आधे से 1% तक की तेजी आज भी अक्रॉस यहाँ पर मेटल्स हमें देखने को मिली है। चाहे वो जिंक है जो अब 300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, कॉपर में यहाँ पर हमने 794 तक के लेवल्स बनते हुए देखे हैं, एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार। तो अक्रॉस मेटल्स एज अ सेक्टर, फेरस और नॉन फेरस में यहाँ पर आज तेजी के साथ कारोबार है। बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल में 2 महीने के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। 88 का लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा है। किशोर, क्या कुछ फैक्टर्स आप यहाँ पर अब आगे जाके देखेंगे, और क्या 90 तक पहुंचने की दौड़ पूरी करेगा क्रूड? आई थिंक सी प्राइमरली अगेन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। वन इज दैट रिसेंटली जो डिमांड आउटलुक आया, यूएस का डिमांड आउटलुक आया, वो भी पॉजिटिव है। यूरोपियन डिमांड कहीं कमज़ोर नहीं हो रहा है, स्पेशली ऑयल में। गैस में जो वेदर के रिलेटेड डिमांड कमज़ोर है, एंड चाइना रीओपनिंग अगेन एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे। एंड जो सरप्राइजिंग ये है कि जितना क्रूड जो रशियन क्रूड का जो ऑफटेक है वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग है। सो इट्स शोइंग दैट कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड पुश है, नंबर 1। नंबर 2 अगेन डॉलर है। यहाँ पे जो 2023 का जो ब्रॉड थीम रहेगा कमोडिटीज़ के लिए, वीक डॉलर एंड लो इन्वेंट्रीज एंड एक डिमांड लेड साइकिल। सो एंटायर 2023 के लिए एक ये ब्रॉड मैक्रो फ्रेमवर्क चलेगा, और कमोडिटी का आउट परफॉर्मेंस, कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास का जो टोटल आउट परफॉर्मेंस 2023 में कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें क्रूड एक बहुत ही अहम हिस्सा बनेगा, और इसका जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर मैं क्रूड का अगर बात करूं तो प्रॉब्ली बाय साइड ही रहना चाहिए। यहाँ पे 6650 काफ़ी अच्छा लेवल दिखता है। सो मैं ऑप्शंस में 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो 240 230 के आसपास अवेलेबल है, वो उसका जो खरीदारी का सलाह दे सकता हूँ। एंड 200 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 310 320 का टारगेट्स के लिए 6700 का कॉल ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर खरीदारी की राय है, और ऑप्शंस ऑफ कोर्स एक बेहतरीन विकल्प यहाँ पर हो सकता है अगर आपको क्रूड में यहाँ पर निवेश करना है। तो ओवरऑल जहाँ तक नॉन एग्री स्पेस है, सभी में खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो सोना चांदी है, मेटल्स है, या फिर क्रूड है। लॉन्ग साइड पोजीशंस ही बना के यहाँ पर कारोबार करें। किशोर राणे की तरफ से वो राय आती हुई। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे गेहूं की, जहाँ पर ऑल टाइम हाई प्राइसेस बनते हुए हमने नजर आए हैं। साथ ही साथ जोड़ेंगे अपने साथ रणधीर चौहान को, जो नेटाफिम इंडिया के एमडी हैं। उनसे जानेंगे कि एग्री इरिगेशन स्पेस में उनकी बजट विश लिस्ट क्या है, इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आपका स्वागत है। और सिर्फ सोना ही यहाँ पर ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा, गेहूं में भी लगातार हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। हमारे साथ अजय गोयल अब मौजूद हैं। अजय नमस्कार। 3200 3300 जैसे लेवल्स अब इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर देखने को मिले हैं। ना तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम की जो 40% है, ना ही हमने ओपन मार्केट में यहाँ पर कुछ सेल्स आते हुए देखी। क्या लगता है सरकार की तरफ से अब यहाँ पर क्या स्टेप उठाया जा सकता है? देखिए, सरकार को अब चिंता लग नहीं रही है। सरकार मेरे ख्याल से उनकी नीति के हिसाब से जो फार्मर को प्राइस मिलना चाहिए, उस तरह की नीति प्ले आउट हो रही है। कंज्यूमर के बारे में सरकार को अब ज्यादा चिंता रही नहीं है, क्योंकि लगातार 3-4 महीने से
हर फोरम पे फेडरेशन ने और सब लोगों ने कहा है कि इस साल गेहूं की क्रॉप शॉर्ट है। सरकार को जो एक बफर बना के रखा है वो ऐसे मौके के लिए बना के रखा है जब जो है क्रॉप की जो है शॉर्टेज हो। और अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई फैसला आया नहीं है। एवरी 10-15 दिन जो है सरकार एक अनाउंसमेंट कर देती है कि वो अपने जो है ऑप्शंस यूज करेंगे, लेकिन अब तक सरकार ने अपना कोई ऑप्शन का इस्तेमाल किया नहीं है। अब नई बात ये सुनने में आ रही है कि शायद सरकार, भारत सरकार सब राज्यों को गेहूं देगी और उनसे आटा स्कीम के तहत आटा बाजार में डालने की कोई योजना लेके आएगी। अब ये सब रूमर है, कोई जो है ऑफिशियल सोर्सेस ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट किया नहीं। अब बहुत सालों से अजय हम ये बात करते रहे हैं कि सरकार को क्यों प्रोक्योर करना पड़े, सरकार यहाँ पर क्यों होल्डर बने यहाँ पर गेहूं की। और सरकार ये कहती भी रही है कि इवन एज उनके जो इन्वेंट्रीज हैं, स्टॉक्स हैं 6 साल के लोज पर हैं लेकिन पर्याप्त हैं। तो आप, इज दैट अनदर रीजन आपको लगता है, सरकार को लगता है कि जितना उनको चाहिए उतना उनके पास है, हर बार एक रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, सरकार का जो ऑब्लिगेशन है वो प्राइमरली पहले फार्मर की तरफ है। राइट। जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, जितना माल आएगा सरकार जो है एमएसपी के तहत उसको प्रोक्योर करना उनका काम है। अब उस प्रोक्योरमेंट का क्या करें, वो गवर्नमेंट स्कीम्स में बांटे या ओपन मार्केट में कमर्शियल सेल करें, वो एक सरकार की नीति और फैसले पर डिपेंडेंट रहता है। सरकार जो प्रोक्योरमेंट कर रही है वो अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी के लिए कर रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए कर रही है और फार्मर सपोर्ट के लिए कर रही है। कोई साल जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रोक्योर कर लेती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेती है या उसको एक्सपोर्ट कर देती है या डोमेस्टिक में ओएमएसएस के जरिए बेच देती है। इस साल सरकार के पास जितना गेहूं उनकी स्कीम्स के लिए पर्याप्त है। तो अब वो जो है अगर बाजार में नहीं देना चाहती तो वो खुलेआम बोल देवे कि जो है हमारे पास ओएमएसएस के लिए कोई एलोकेशन नहीं रहेगा। लेकिन बीच बीच में एक आश्वासन मिलता रहता है तो उससे क्या है, फ्री मार्केट भी डिस्टॉर्ट हो जाता है और लोग नहीं चाहते कि फ्री मार्केट डिस्टॉर्ट हो कोई तरह के इंटरवेंशन से। सो हर आदमी जो है, हर मिलर, हर प्रोड्यूसर, हर कंज्यूमर अपना जो है स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, हार्वेस्ट ईयर में ही अपनी प्लानिंग करके करेगा। पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा रहती है। सबसे बड़ा कारण इस बाजार को डेवलप नहीं होने का ये है कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी साल दर साल बनी जा रही है, क्योंकि सरकार के पास मोर देन रिक्वायर्ड फूड स्टॉक होता है या वीट स्टॉक होता है। राइट। सो अजय, जैसे आपने कहा कि ओएमएसएस की जो होप है वो तो अब शायद यहाँ पर निकाल ही देनी चाहिए और शायद स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पर सरकार आटे के लिए दे दे। नई क्रॉप जो है वो शायद 0.5% ज्यादा बुआई हुई है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये अब जो है महीना 1.5 महीना जो है इस बाजार पीक पे रहेगा। कई तरह की एबरेशंस रह सकती हैं। ये मार्केट अब कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि ये लेवल्स कभी पास्ट में देखने को आए नहीं है। 30 रुपया जो पार कर गया, अभी किसी आप चार्टिस्ट से बात करेंगे तो बोलता है कि जो है ये अनचार्टेड टेरिटरी है, 30 का 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सप्लाई साइड जो है एब्सोल्यूट निल है। बट एट द सेम टाइम डिमांड भी जो है काफी घट गई है। काफी बिस्किट फैक्ट्रीज वगैरह जो है अपनी शिफ्ट्स कम कर दिए हैं या टोटली बंद कर दिए हैं क्योंकि उनको भी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही और जिस प्राइस में मिल रही है वो जो है उनको भी पोसाता नहीं है। तो मेरे को लगता है महीने 1.5 में जो है सारा कुछ कूल ऑफ हो जाएगा। अब सरकार की तरफ कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा है। ये सब झूठी उम्मीदें थी जो लोग लगा के बैठे थे और अब जो है एब्सोल्यूट एसेंशियल जिसको रहेगा वही जो है इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करेगा। ऑल राइट, तो काफी क्लैरिटी वहां पर ऑफ कोर्स आती हुई। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो कुछ और समय के लिए, आने वाले 1-1.5 महीने के लिए गेहूं के भाव यहां पर लगातार ऊपर रह सकते हैं। नए ऑल टाइम हाईज यहां पर शायद बनते रहेंगे भी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन रणधीर चौहान हमारे साथ है। रणधीर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फोकस होता हुआ नजर आ रहा है एज रबी अराइवल्स विल स्टार्ट कमिंग, और दूसरा ऑफ कोर्स बजट से पहले भी। बजट के ही बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और जैसे अभी अजय भी कह रहे थे कि फोकस अब किसानों की तरफ ज्यादा है, कंज्यूमर और फूड इन्फ्लेशन पे शायद इतना ज्यादा नहीं है। कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे आप रीड करते हैं? मनीषा जी, थैंक यू इनविटेशन के लिए। लेकिन देखिए, ये तो काफी नेचुरल है। आई मीन, इसमें बहुत सरप्राइज होने जैसी ऐसी कोई बात तो है नहीं कि पॉलिसी मेकर्स को बैलेंस रखना पड़ता है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन कूल हो जाएगा वैसे वैसे एवेन्यूज ओपन होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो है वो हर कोई अपना सही रोल निभा रहा है। हम लंबे समय से देखते हैं कि भाई किसानों को ढंग की प्राइसेस नहीं मिल रही थी। इन्फ्लेशन, लॉजिस्टिक्स के जो इश्यूज है उसकी वजह से अभी अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से कि ये चीज भी बहुत समय रहेगी नहीं और उसमें भी एक बैलेंस आ जाएगा। तो बजट को देखते हुए यस, ये काफी ऑब्वियस है कि भाई एग्रीकल्चर जो है वहां पे इट्स नॉट ओनली पॉलिटिक्स, ये तो ज्यादा से ज्यादा लोग उधर जुड़े हुए हैं, तो उसको बैलेंस में रखना एक जिम्मेदारी है हर किसी की जी। तो वो फोकस होगा ही इस बार भी। एब्सोल्युटली। रणधीर, आप क्लियरली यहाँ पर फोकस करते हैं इरिगेशन की तरफ, ड्रिप इरिगेशन की तरफ, और आपकी काफ़ी एक बड़ी जो होल्डिंग्स हैं या फिर प्लानिंग्स हैं वो उस तरीके से हैं। क्या कुछ इस सेक्टर के हिसाब से आप बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए अपने यहाँ जो राइस है ना, राइस का कल्टीवेशन है, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर ड्रिप इरिगेशन में राइस में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया ना, तो कार्बन एमिशन जो है वो 95% तक इलिमिनेट हो जाता है। आप सोचो कि प्रोडक्शन उतना ही रहा, पानी 50% से भी कम यूज किया गया और कार्बन जो है वो कम से कम, यानी 95% कम हो गया, तो 3 चीजें हो रही हैं। आप कार्बन कम कर दोगे, यानी अपना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी अपने लिए। सेकेंड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ग्लोबली इसमें बहुत कम लोग हैं। इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप अभी चल रहा है उसके हिसाब से अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स को इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो एक पैरेलल इंडस्ट्री ह्यूज खड़ी हो सकती है, और आज जो एक नेगेटिव कनोटेशन है राइस कल्टीवेशन के बारे में, वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं चाहता हूं कि ये जो पीडीएमसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो प्रोग्राम है, इसमें राइस को काफी बड़ा तवज्जो दिया जाए प्रायोरिटी में। दूसरी चीज देखिए कि आप अपने इसमें इश्यू क्या है एग्रीकल्चर में, कि अपने पास में फ्रूट्स और वेजिटेबल में अगर एरिया देखो तो 12% है, लेकिन इनका वैल्यू कंट्रीब्यूशन 24% है। ऑयल सीड के अंडर एरिया 13% है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू में सिर्फ 6% है। तो ऑयल पाम को बढ़ावा देना एकदम लॉजिकल बनता है, और जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है इसके लिए कुछ इंसेंटिवाइजेशन, सो ये 2 चीजें भी माइक्रो इरिगेशन के प्लान में आ जानी चाहिए। जो पीडीएमसी में जो सब्सिडी गवर्नमेंट अभी दे रही है, इसमें स्टेट्स काफी इन्वॉल्व है और ये मल्टीलेयर स्कीम हो जाता है। इसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है क्योंकि काफी इंस्टॉलेशंस हो गए हैं, तो इसको सेंट्रलाइज स्कीम अगर कर दे गवर्नमेंट और सब्सिडीज को मॉडरेट करे तो मेरे ख्याल से पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। और तीसरा कि ग्लोबली क्या है, अभी जो है प्लास्टिक के लिए रिसाइकलिंग को हर जगह बढ़ावा दिया जाता है। माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री में काफी प्लास्टिक यूज होता है, लेकिन इसमें रिसाइकल्ड मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक इसको भी परमिट करे, इसका एक सर्टेन पॉलिसी बनाए ताकि क्वालिटी डिटेरियोरेट ना हो, लेकिन रिसाइकल प्लास्टिक को डेफिनेटली अलाउ करें। और माइक्रो इरिगेशन भी जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसको इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट किया जाए। एब्सोल्युटली। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपने बताए। रणधीर, एक फाइनल सवाल, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें जो अभी भी एक चिंता है, और दूसरा टेक्नोलॉजी जिसका काफी अच्छा पेनिट्रेशन हमने फार्मिंग में आता हुआ देखा है, इन दोनों चीजों पे आपको लगता है कुछ विश लिस्ट है या फिर एफएमएन से देखेंगी? एब्सोल्युटली आप देखिएगा, मैं मनीषा जी, अगला जो दशक है ना वो इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स का है। देखिए कि इन्होंने जो एग्री स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है, धमाके होंगे, काफी बड़े बड़े इनोवेशंस होंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है, जो डिजिटल मिशन है जिसमें एग्री स्टैक, इतनी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास में, ये स्पेशल डेटा को थोड़ा सा चैनलाइज करे, और हमारे जो युवा है जो एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मेरी उम्मीद तो सिर्फ इतनी है कि जो ये अपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके लिए गवर्नमेंट जो है कंप्लीट ओपन रहे, इनको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोत्साहन दे। उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि ग्लोबली हम जो है स्मार्ट एग्रीकल्चर में काफी लीड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो अच्छी खासी वहां पर विश लिस्ट है एंड वेरी वैलिड पॉइंट्स। रणधीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही पॉइंट वाइज उसे अपने दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो सुमित जुड़ेंगे हमारे साथ इक्विटी के पूरे एक्शन के लिए।